वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग इस समय बेसिक की क्लासेस कर रहे हैं और बेसिक में हमारी पहली क्लास, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे, खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको आपकी पढ़ाई में हमारे वीडियोज़ बहुत हेल्प कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास हमारी है बेसिक में फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 3, जिसमें बेसिक कॉमर्स हम लोग सीख रहे हैं। तो जैसा कि हमने आप सभी से पहले शुरुआत में भी कहा कि 100 में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है। तो आप सभी का कॉमर्स एकेडमी परिवार में फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। आप सभी के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं वीडियोज़ में, तो उन सभी कमेंट्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मुझे कमेंट करते रहें। जहाँ पर भी आपको लगता है कि सर यहाँ पर हमें टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है या इस पर आप मुझे दूसरा लेक्चर आप प्रोवाइड कर दीजिए, या आपको लगता है कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप मुझे हेल्प कर दीजिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। साथ में जो लोग पेड कोर्सेज में ऐड नहीं है, आप हमारा कॉमर्स एकेडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको क्लासेज की सारी डिटेल, वीडियो लेक्चर, फ्री स्टडी मैट, सब कुछ आपको कॉमर्स एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम लोग सीख रहे हैं बेसिक कॉमर्स। और बेसिक कॉमर्स में जो बच्चे 10th पास होकर अभी क्लास 11th में आए हैं, कॉमर्स क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें बेसिक टर्म्स क्या यूज होते हैं, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, वो सारी बातें हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। आज का लेक्चर आप सभी को तभी क्लियर होगा जब आप प्रीवियस लेक्चर देख चुके होंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर कॉमर्स एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिले। साथ में प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखें, वहां से आप चैप्टर को कनेक्ट कर पाएंगे, चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। हमने कल आपको बहुत सारी बातें पढ़ा दी थी, मैं आज रिवाइज नहीं कर रहा हूं। क्यों रिवाइज नहीं कर रहा हूं? क्योंकि वो सारी चीजें वीडियो लेक्चर में हैं, आप रिपीट करके बार बार उसको देख सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, आज हमारा कंसेप्ट है यूजर से, कि अकाउंटिंग यूजर क्या होते हैं। मैंने कल डेफिनेशन पढ़ाया था, वो डेफिनेशन मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन आपकी थी और उस डेफिनेशन में हमने आपको कुछ स्टेप बताए थे कि डेफिनेशन में क्या क्या स्टेप्स हैं, और उसी स्टेप के में आपको यूजर भी मिला था। जब आप अकाउंटिंग के डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है अकाउंटिंग के बारे में, आइए जूम करते हैं, उसको जूम करके हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग के डेफिनेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो अकाउंटिंग के डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शन और इवेंट and analyzing and communicating the financial result of business to the various interested parties। to various interested parties की बात हो रही है। तो various interested party हमारे पास कौन कौन है? तो various interested party में सर ये यहाँ से ऐसे अगर क्रॉस करेंगे तो सर्कल करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ओके, हाँ। तो वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी में तो पहले एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सर अकाउंटिंग किसको आइडेंटिफाई करता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को, कि आपका ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है या फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, इस चीज को आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा अकाउंटिंग करने से पहले। यानी अगर आप किसी बुक्स में अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग में इतनी चीजें करनी पड़ेंगी, कंप्लीट आपको 6 से 7 स्टेप इसमें मिलेंगे। वो कौन कौन से स्टेप है ये कल की क्लास में हमने डिटेल में देखा है, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं ताकि आज का चैप्टर, आज की क्लास कल की क्लास से कनेक्ट हो जाए। तो सर लिखा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, अकाउंटिंग एक आर्ट है आइडेंटिफिकेशन का। सेकंड है मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब हम अपने ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट करते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में मेजर हो सकता है या मनी के फॉर्म में मेजर नहीं हो सकता। अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा तभी हम उसको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा तो उसे हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके सर। फिर हमने आपसे कहा रिकॉर्डिंग, फिर हम उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा स्टेप हमारा रिकॉर्डिंग का होगा। पहला आइडेंटिफिकेशन होगा, दूसरा हमारा क्या होगा? दूसरा सर हमारा होगा, हाँ तो सर पहला हमारा होगा आइडेंटिफिकेशन का, दूसरा हमारा होगा मेजरमेंट का, तीसरा होगा रिकॉर्डिंग का, चौथा क्या होगा? क्लासिफिकेशन। उसको हम क्लासिफाई करेंगे जिसके लिए हम लेजर बनाते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने कल की क्लास में बताया होगा, हम लोग जनरल एंट्री करेंगे या सब्सिडी बुक बनाएंगे। देन उसके बाद समराइजिंग।
समराइजिंग के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, समराइज करेंगे अपने ट्रांजेक्शन को। देन उसके बाद कहते हैं बिजनेस इवेंट को। उसके बाद समराइज करने के बाद हम एनालाइज करेंगे अपने ट्रांजेक्शन को, जो हमने हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे उनको एनालाइज करेंगे। उसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, कैश फ्लो बनाएंगे, फंड फ्लो बनाएंगे, रेशियो एनालिसिस अप्लाई करेंगे। साथ में फिर हम उसे कम्युनिकेट करेंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे? कम्युनिकेट फाइनेंशियल रिजल्ट, जो हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट निकल कर आएंगे उनको कम्युनिकेट किया जाएगा। कम्युनिकेट करने का मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट को ऑफ बिजनेस टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। तो आज का हमारा लेक्चर इसी वेरियस पार्टीज पे है कि वेरियस पार्टीज या वेरियस यूजर कौन होते हैं, किन्हें हम स्टेक होल्डर कहते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब वो इंटरेस्टेड पार्टी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस से कनेक्ट है, उसी को स्टेक होल्डर कहा जाता है, उसी को अकाउंटिंग यूजर कहा जाता है, उसी को इंटरेस्टेड पार्टीज भी कहा जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने लेक्चर पे कि इंटरेस्टेड पार्टी या यूजर हमारे क्या होते हैं। यहाँ पर इस पेज पे तो आपको छोटी सी डेफिनेशन यूजर की मिल जाएगी, वो डेफिनेशन हम आपको दिखा देते हैं। लिखा है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है यूजर के बारे में? लिखा है कि the parties, organization and individuals whose interest are vested in the performance of the business are called user of accounting information। कहते हैं कि जिस पार्टी का, जिस बिजनेस का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट से होता है, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट हो चाहे वो निगेटिव रिजल्ट हो, उसके बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट से जिन पार्टीज का बिजनेस से कनेक्शन होता है, जिनके ऊपर बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट का इफेक्ट पड़ता है, उन्हीं को हम लोग इंटरेस्टेड पार्टी या हम अकाउंटिंग यूजर कहते हैं। ओके सर, तो आइए देखते हैं कि अकाउंटिंग यूजर में आपको कौन कौन मिलने वाला है। तो अकाउंटिंग यूजर में आपके यूजर का डिवीजन हुआ है। एक आपका हुआ है इंटरनल यूजर, दूसरा आपका हुआ है एक्सटर्नल यूजर। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनता है और आपसे पूछा भी जाएगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज भी हमारा थियरी का ही लेक्चर है और आज मैं हर हाल में प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू कर दूंगा। सर जनरल एंट्री का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हमारे स्कूल में जनरल एंट्री पढ़ाई जाती है, हम पढ़ते भी हैं, बुक भी है, यूट्यूब चैनल से भी बहुत सारे लेक्चर देखते हैं, बट जनरल एंट्री का लेक्चर हमारा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम आपको जनरल एंट्री खूब अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना आए। इंटरनल यूजर है और साथ में आपका एक्सटर्नल यूजर है। इंटरनल यूजर का मतलब वो होता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है या उसकी बाउंड्री के अंदर है। जैसे यहाँ पर इंटरनल यूजर में देखो किसका किसका नाम रखा गया है। तो इंटरनल यूजर में आप चेक करेंगे तो पहला नाम आपको किसका मिल जाएगा? ओनर का। ओनर को बिजनेस का इंटरनल यूजर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको फाइनेंशियल रिजल्ट से लेना देना होता है। अगर उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उसका ग्रोथ हो रहा है, उसके लिए अच्छी बात है, उस पर भी उसको काम करना है। अगर उसके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसके लिए भी उसको प्लानिंग करनी है, उसको पता करना पड़ेगा किस सेक्टर की वजह से लॉस हो रहा है, सर्विस सेक्टर की वजह से हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से लॉस हो रहा है, प्लांट की यानी मशीनरी की वजह से लॉस हो रहा है या मैन पावर की वजह से लॉस हो रहा है। वो इस पर प्लान करेगा, प्लान करके फिर वो नई चीजें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेगा। तो ओनर को बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट से लेना देना होता है, इसलिए ओनर को बिजनेस का इंटरनल यूजर कहा जाता है। ओनर मींस द पर्सन हु इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस, जिसने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जिसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, उसी को हम ओनर कहते हैं और ओनर बिजनेस का इंटरनल यूजर कहलाता है। दूसरा कौन है? मैनेजमेंट। जब आप बिजनेस स्टडी में मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट तीन शब्दों से मिलकर बना है, मैन, एज और मेन। मैन की एज के अकॉर्डिंग उनका मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। कहते हैं किसी हिंदी में अगर आप इसके डिफिनेशन कभी पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट का मतलब है किसी व्यक्ति से काम को करवाने की कला को ही प्रबंध यानी मैनेजमेंट कहा जाता है, कि व्यक्ति से कैसे हम काम करवा ले जाएं। अगला व्यक्ति काम करना चाहता है या काम नहीं करना चाहता है, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनेजमेंट कहता है कि अगर आप में क्वालिटी होगी तो आप सामने वाले बंदे से अपना काम
अच्छे तरीके से आप करवा ले जाएंगे, काम में आपकी क्वालिटी भी होगी, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैनेजमेंट अकाउंट भी आपको पढ़ने को एमबीए में मिलता है, मैनेजमेंट की बहुत सारी बातें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बीकॉम में मिलेगा, तो मैनेजमेंट की कई चीजें हैं जो आप बिजनेस स्टडी में भी सीखेंगे। तो मैनेजमेंट यानी जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो आपके मैनेजर हैं, उनको भी इंटरनल यूजर कहा जाता है। सर उनको इंटरनल यूजर क्यों कहा जाता है? क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट के बेस पर वो डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर वो डिसीजन फ्यूचर के लिए लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि आगे हमें क्या करना है, किन सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना है। इसलिए मैनेजमेंट को भी इंटरनल यूजर का पार्ट माना जाता है। ओके सर। एम्प्लॉय एंड वर्कर, जो एम्प्लॉय और वर्कर फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, इनको भी इंटरनल यूजर माना जाता है, क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर रह के काम करते हैं, इसलिए इनको इंटरनल यूजर कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? फाइनेंशियल रिजल्ट के बेस पर ये अनुमान अपनी सैलरी के बारे में लगाते हैं, अपने ग्रोथ के बारे में लगाते हैं, सबसे बड़ी चीज अपनी स्टेबिलिटी के बारे में लगाते हैं कि क्या मैं लॉन्ग टर्म तक फर्म में एग्जिस्ट कर पाऊंगा या फर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर फर्म को कंटिन्यू लॉस हो रहा है तो वर्कर एम्प्लॉय समझ जाते हैं कि आज नहीं तो कल मेरा रिट्रीचमेंट होने वाला है, मुझे आज नहीं तो कल फर्म से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर फर्म में कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छे हैं, तो वो फाइनेंशियली अनुमान लगाते हैं कि हमें फर्म से जल्दी नहीं निकाला जाएगा, हमारी सैलरी हमको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, बोनस कमीशन भी हमें मिलता रहेगा, ग्रेजुटी पेंशन भी हमें मिलती रहेगी। ऐसा अनुमान वर्कर और एम्प्लॉय भी लगाते हैं। तो ये आपके बिजनेस के इंटरनल यूजर कहलाते हैं। ओके सर। फिर आपके हैं एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में पहला नाम यहां पर किसका रखा गया है? लेंडर। लेंडर का मतलब द पार्टी हु गिवन टू लोन टू द फर्म। जिस पार्टी ने फर्म को, बिजनेस को लोन दिया उसको हम लेंडर कहते हैं। बैंक भी हो सकता है, साहूकार भी हो सकता है। ये आउटसाइडर पार्टी होती है, एक्सटर्नल पार्टी होती है। लेकिन इसका बिजनेस से क्या कनेक्शन होता है? इसने बिजनेस को लोन दिया है, इसको फाइनेंशियल सिचुएशन से बहुत लेना देना है, क्योंकि अगर इसको ये बात नहीं पता चलेगी कि मैंने जिस फर्म को लोन दिया है उसका प्रॉफिट क्या है, उसका लॉस क्या है, तो ये इस बारे में एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगी कि मेरे लोन की रिकवरी होगी या मेरे लोन की रिकवरी नहीं होगी। एक होता है कॉमर्स के लैंग्वेज में सॉल्वेंसी सिचुएशन या सॉल्वेंसी कैपेसिटी। तो किसी बिजनेस की सॉल्वेंसी कैपेसिटी आप रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में सीखेंगे हमारे साथ। तो जो सॉल्वेंसी है वो सॉल्वेंसी कंडीशन फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पर लेंडर निकालता है कि मैंने जिस पार्टी को लोन दिया है वो पार्टी मेरे लोन को रिपेमेंट कर पाएगी, मेरे लोन को वापस कर पाएगी या वापस नहीं कर पाएगी। उसी बेस पर, फाइनेंशियल रिजल्ट के बेस पर वो फाइनेंस करती है, लोन देती है। तो लेंडर एक एक्सटर्नल पार्टी होती है जिसका बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट से बहुत सारा लेना देना होता है। आपको पता चल गया होगा कि जब भी आप बैंक लोन लेने जाएंगे तो बैंक सबसे पहले आपसे बैलेंस शीट मांगेगी, आपके पिछले 1 साल 2 साल 3 साल के आपके बैंक स्टेटमेंट मांगेगी। फिर उसके बेस पर वो डिसाइड करेगी कि उसे आपको लोन देना है या उसे आपको लोन नहीं देना है। ओके सर। लेंडर के बाद कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर, जिसने क्रेडिट पे हमें सामान सेल किया है। यानी सर हम तो बिजनेस है तो हमको सामान कौन सेल करेगा? भाई हम भी तो सामान बनाते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हम रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं। जरूरी तो नहीं है कि हम सारा का सारा रॉ मटेरियल कैश में खरीद कर लाएं। ऐसा भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल हम कैश में लाएं और क्रेडिट में लाएं, रॉ मटेरियल को हम प्रोड्यूस करें, जब एफजी यानी फिनिश गुड्स बनकर वो मार्केट में सेल हो जाए तो हम उसका पेमेंट अपने क्रेडिटर को दे दें। एक्चुअली ये क्रेडिटर और डेटर और बिजनेस में ना ये क्रेडिट फैसिलिटी चलती है। जो क्रेडिटर होता है, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है ना, वो मैन्युफैक्चरर से कहता है कि सर आप मेरे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाइए, आप अपना प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट जब आपका मार्केट में सेल हो जाए तो मेरे रॉ मटेरियल का पेमेंट आप कर दीजिए। यानी अगर बिजनेसमैन ने, ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल कैश में नहीं खरीद सकता, कैश में भी खरीद सकता है, क्रेडिट में भी खरीद सकता है। आपको मैं कॉमर्स में सिखाऊंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम का कंसेप्ट। जब टीवीएम क्या होता है मैं 2 लाइन में आपको बता देता हूं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब यह है कि यदि कोई आज मुझे 1 रुपए देना चाहे और कोई मुझे 1 रुपए 1 साल बाद देना चाहे तो वो 1 रुपए मैं कब लेना पसंद करूंगा? आज लेना पसंद करूंगा। 1 साल बाद में उस 1 रुपए को लेना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें 10% के इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। अगर वो 1 रुपए आज मुझे मिला और उस 1 रुपए को मैं आज बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा तो बैंक मुझे 1 साल तक उस 1 रुपए पर इंटरेस्ट पे करेगी।
लेकिन आज अगर वो पैसा न लेकर हमने एक साल बाद लिया तो एक ही रुपए मिले, यानी 10% के इंटरेस्ट का कॉमर्स की लैंग्वेज में हमें लॉस हो गया। ये कंसेप्ट आप सीखेंगे टीवीएम में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। जब मेरा क्रेडिटर, मेरा सप्लायर मुझसे कह रहा है कि सर आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से रॉ मटेरियल ले जाइए, प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करिए, प्रॉफिट कमाइए और फिर मेरे रॉ मटेरियल का आप पेमेंट कर दीजिएगा, तो कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि वो अपना कैश खर्च करे। वो कैश को क्या करेगा, बैंक में एफडी कर देगा, कहीं इन्वेस्ट कर देगा, उसका पैसा भी सेफ होगा, साथ में उसको उस पैसे पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो वैसे ये बिजनेसमैन की मर्जी पे है, वो चाहे तो रॉ मटेरियल को कैश में परचेज करे, चाहे क्रेडिट में परचेज करे। जब बिजनेसमैन या ओनर या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने रॉ मटेरियल को या कोई सामान को क्रेडिट पे परचेज करती है, उधार परचेज करती है, तो जिस पार्टी को पे से वो परचेज करती है उसी को हम क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर की एक्चुअल डेफिनेशन है द पार्टी टू हुम वी हैव टू पे। जिस पार्टी को एज अ बिजनेस हमें पैसा देना है वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है। तो क्रेडिटर कौन है, सप्लायर कौन है, सर बाहरी बंदा है, एक्सटर्नल बंदा है, उसने हमें क्रेडिट पे सामान बेचा है तो उसको भी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन से लेना देना है, कनेक्शन है, क्योंकि उसको ये टाइम टू टाइम पता करना है कि जिस बिजनेस को हमने क्रेडिट में रॉ मटेरियल बेचा है क्या वो हमारा पेमेंट कर पाएगी या पेमेंट नहीं कर पाएगी। वो फाइनेंशियल सिचुएशन और पोजीशन के बेस पर इसका अनुमान लगाते हैं। ओके सर। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी, ये क्या है सर? कहते हैं सर जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और 1950 में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना, तो 1961 में हमारे पास यहाँ पर एक एक्ट आया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और 1962 इनकम टैक्स रूल आया 1962। भारत सरकार ये कहती है कि सर अगर आपका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और आप इंडिया के रेजिडेंट हैं और अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी इनकम जनरेट करेंगे तो आपको उस इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा। सर ये टैक्स क्या होता है, कुछ बताएंगे? ये टैक्स के बारे में तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी सुना है, हाँ डिटेल में आपको बताएंगे। आपके यहाँ टैक्स वाला पार्ट है भी और डिटेल में आप मेरे साथ टैक्स सीखेंगे भी। अभी मैं आपको थोड़ा सा टैक्स के बारे में बता देता हूँ कि टैक्स इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। टैक्स गवर्नमेंट की एक इनकम होती है, जो इनकम गवर्नमेंट पब्लिक से रिसीव करती है और बदले में पब्लिक को बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। वो अलग बात है, स्कैम हो जाते हैं, गवर्नमेंट उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाती है, वो बात की कहानी है। तो टैक्स इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इस टैक्स को एक्चुअली दो पार्ट में बांट रखा है। किस किस पार्ट में बांट रखा है सर? एक टैक्स होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा टैक्स आपका होता है सर इनडायरेक्ट टैक्स। एक आपका डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा आपका कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपको मिलेगा इनकम टैक्स, इसमें आपको एक मिल जाएगा इनकम टैक्स, एक आपको मिलेगा वेल्थ टैक्स और भी एक दो पॉइंट इसमें आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए आप दो पॉइंट समझे, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में पहले तो बहुत सारे टैक्स होते थे। क्या क्या होता था सर, कुछ नाम याद दिलाइए। पहले वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी होती थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज होता था, एक्साइज के बाद क्या लगता था, कस्टम, कस्टम होता था, कस्टम के बाद क्या होता था, सर्विस टैक्स होता था सर। ओके सर, सर्विस टैक्स हम लोगों को पे करना पड़ता था। सर्विस टैक्स के साथ साथ हमारे यहाँ पर इंटरटेनमेंट टैक्स होता था, इंटरटेनमेंट टैक्स होता था, टोल टैक्स, मतलब ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस आप समझ लो। मैं आपको एक्सटर्नल यूजर में गवर्नमेंट की और टैक्स अथॉरिटी की बात बताने जा रहा था, तो उसमें थोड़ा सा मैं पॉइंट क्लियर कर दूं ताकि आप कनेक्ट कर पाएं कि बात किस बारे में हो रही है। तो कहते हैं सर डायरेक्ट टैक्स वो है जो गवर्नमेंट डायरेक्टली हमसे लेती है, यानी अगर हम इनकम कमाएंगे तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी, अगर मेरी इनकम नहीं होगी तो मेरी इनकम पर गवर्नमेंट कोई टैक्स हमसे नहीं ले सकती है। उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी है, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि एक साल में मैं 2,50,000 तक की लिमिट देती हूँ, यानी गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर किसी भी एसएसी यानी किसी भी पर्सन की इनकम एक साल में टोटल इनकम अगर उसकी 2,50,000 है, 2,50,000 है, तो गवर्नमेंट कहती है 2,50,000 तक की इनकम पर हम कोई टैक्स
नहीं लेंगे। हालांकि ये एज बाउंडेशन पे भी डिपेंड है, 0 to 60, नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के अकॉर्डिंग ये से स्लैब रेट कहा जाता है इनकम टैक्स में, और ये स्लैब रेट चेंज हो जाता है। और हर बार ये फेब में जब आपका बजट आता है तो गवर्नमेंट चुनाव को, पब्लिक को और इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस स्लैब रेट को घटाती बढ़ाती रहती है। तो स्लैब रेट क्या है? जिस बेस पर हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स आ रहा है? हमारा इनकम टैक्स। मैंने आपको बेसिक बात बताई कि गवर्नमेंट ने ये सभी के लिए एक बेसिक रूल आज की डेट में इस वाले असेसमेंट ईयर के लिए ये ले रखा है कि 2,50,000 तक की अगर आपकी इनकम होगी तो उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। यानी अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 है तो 20,000 to 12 यानी पूरे साल भर की सैलरी आपकी आई 2,40,000 रुपए, यानी 2,40,000 रुपए पर आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, भले ही आपको इनकम हो रही है। क्योंकि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए के अंदर है तो गवर्नमेंट कहती है 2.5 लाख रुपए तक हम अपने पब्लिक से कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ये बात हो गई डायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनडायरेक्टली लिया जाता है। इनडायरेक्टली सर, इनडायरेक्टली टैक्स का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली टैक्स का मतलब ये है, या इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि सर अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट को बनाते ही हम उस प्रोडक्शन पर एक टैक्स लगाएंगे जिसका पहले नाम होता था एक्साइज ड्यूटी। प्रोडक्ट बना ही, प्रोडक्ट जैसे बनेगा तुरंत उसके ऊपर एक्साइज लग जाएगा। कौन लगाएगा? गवर्नमेंट। प्रोडक्ट बनाएगा कौन? मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर कहता है ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो हम प्रोडक्ट जैसे ही बनाएंगे प्रोडक्शन पर हम आपको एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे। एक्साइज ड्यूटी कौन पे करेगा सर? मैन्युफैक्चरर यानी बिजनेसमैन पे करेगा। किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद तो प्रोडक्ट केवल अपने आप पास रखेगा नहीं, वो सेल भी करेगा। तो गवर्नमेंट कहती है सर जब प्रोडक्ट आपका बन जाएगा और जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने जाएंगे, या तो आप इंट्रा सेल करेंगे या तो आप इंटर स्टेट सेल करेंगे। इंट्रा सेल या इंटर स्टेट सेल क्या होता है? इंटर स्टेट सेल, और इसको हम स्टेट सेल, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इंट्रा स्टेट सेल। ये थोड़ी सी मैं एडवांस बात कर रहा हूँ क्लास 11 के बच्चे के हिसाब से, लेकिन बेटा ये बात सीखनी पड़ेगी क्योंकि आपके यहाँ क्लास 11 में जीएसटी भी है, और जीएसटी जब आप पढ़ोगे तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और आज का लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुना तो जीएसटी का पार्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो खूब अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आएगा। इंटर स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट। जिस स्टेट में आपने सामान बनाया उसी स्टेट में आपने सामान को सेल कर दिया तो आपके लिए इंट्रा स्टेट कहलाता है। इंटर स्टेट का मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट में जब हम जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सेल कहते हैं। मतलब अगर हमने लखनऊ में कोई सामान बनाया और प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हमने सामान को सेल किया तो इसका मतलब सर वो इंट्रा स्टेट है। यूपी, एक ही स्टेट में टोटल 75 जिले हैं हमारे यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी यूपी के अंदर की ही बात हो रही है। अगर यूपी में सामान बनाकर यूपी में ही सामान बेचेंगे तो फिर उस केस में हमारे ऊपर क्या लगता था? उस केस में हमारे ऊपर लगता था वैट। उसको गवर्नमेंट टैक्स का नाम रखती थी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। यानी जब आप सामान को बनाओगे तो गवर्नमेंट आपसे एक्साइज ड्यूटी लेगी, जब आप सामान को सेल करने जाओगे तब आपसे गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लेगी। और गवर्नमेंट ने अपने सेल्स टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। कौन कौन से पार्ट में सर? अगर आप सेम स्टेट में सेल करोगे तो गवर्नमेंट कहती थी हम आपसे वैट लेंगे, लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट में सेल करने जाएंगे तो गवर्नमेंट कहती थी हम आपसे सीएसटी लेंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये पहले की बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप टॉपिक कनेक्ट कर सकें। यानी ये इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनडायरेक्टली पब्लिक से गवर्नमेंट लेती है। ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स में कि सर एक पार्टी यहां है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना टैक्स, गवर्नमेंट ये टैक्स किसके ऊपर लगाएगी सर? मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगाएगी। मैन्युफैक्चरर सामान का प्रोडक्शन करेगा तो उसको एक टैक्स देना पड़ेगा, और कौन सा टैक्स देना पड़ेगा सर? उसका नाम है एक्साइज ड्यूटी। प्रोडक्शन के बाद वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा,
या तो वो इंट्रा सेल करेगा, इंट्रा स्टेट सेल करेगा, या तो इंटर स्टेट, यानी या तो सेम स्टेट में सेल करेगा या तो किसी बाहरी स्टेट में सेल करने जाएगा। सबसे बड़ी बात, उसको प्रॉफिट जहां अच्छा मिलेगा, जितना ज़्यादा उसकी सेल ज़्यादा होगी उसका प्रॉफिट भी अच्छा होगा, तो अपने भी स्टेट में सेल करता है और अपने स्टेट के बाहर भी सेल कर सकता है। लास्ट में हमने पार्ले बिस्किट का एग्जाम्पल लिया कि महाराष्ट्र में बिस्किट बनता है, पूरे इंडिया में हम लोग उस बिस्किट को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, यानी इंटर स्टेट भी है, इंट्रा स्टेट सेल भी है। तो अगर वो सेल इंट्रा और इंटर स्टेट करता है तो इस केस में उसको वैट देना होता था और साथ में उसको क्या देना होता था, CST देना होता था। पॉइंट क्लियर है ना। अब जब वो सेल करेगा तो सेल करने के बाद अगर उसने अपने प्रोडक्ट को बनाया था मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए में और गवर्नमेंट ने कहा कि सर आप इस पे 10% का आप मुझे एक्साइज ड्यूटी दे दो, तो अब इसके प्रोडक्ट की कीमत 110 रुपए हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैन्युफैक्चरर कहता है कि 100 रुपए तो मेरी लागत और मेरा प्रॉफिट है, जो मुझे चाहिए तभी तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। साथ में 10 रुपए का गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांग रही है प्रोडक्ट को बनाने का, तो मैन्युफैक्चरर कहता है ये प्रोडक्ट को बनाने का टैक्स हम अपनी जेब से थोड़ी देंगे, ये तो हम अपनी कॉस्ट में ऐड करेंगे और जब हम अगली पार्टी को सेल करेंगे तो हम उससे पैसा ले लेंगे। यानी 110 रुपए ये हो गए प्रोडक्ट के बनने के। अब इसमें कहते हैं कि गवर्नमेंट कह रही कि आप सेल करने का भी टैक्स दो, कितना, 10 रुपए, यानी ये हमारा सामान हो गया 120 रुपए का। कुल मिलाकर गवर्नमेंट टैक्स जितना बढ़ाएगी हमारा सामान उतना महंगा होता जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर तो अपनी कॉस्ट, अपनी प्रॉफिट लेने की ही बात कर रहा था। वो कह रहा था कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स ना ले तो हम अपने टैक्स को की वजह से अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी नहीं बढ़ाएंगे। अब मैन्युफैक्चरर अपना सामान किसको बेचता है? तो कल मैंने बताया वो अपना सामान होलसेलर को बेचता है, तो होलसेलर से वो 120 रुपए लेगा। होलसेलर अपना सामान किसको बेचता है? रिटेलर को बेचता है। रिटेलर अपना सामान किसको बेचता है? तो रिटेलर अपना सामान पब्लिक यानी कस्टमर को बेचता है। तो अब प्राइस देखो टैक्स शिफ्ट कैसे होता है। एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके ऊपर टैक्स लगाएगी और आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जो अल्टीमेट प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है वही टैक्स एक्चुअली में पे करता है। तो यहां पर सर टैक्स कौन पे करेगा? सर यहां पर एक्चुअली में टैक्स कौन पे करेगा? कस्टमर। गवर्नमेंट ने टैक्स किसके ऊपर लगाया? मैन्युफैक्चरर के ऊपर। मैन्युफैक्चरर ने टैक्स का पैसा अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड किया और ऐड करके किसको सामान सेल कर दिया? होलसेलर को। होलसेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया और उस टैक्स के पैसे के साथ उसको किसको बेच दिया? रिटेलर को। रिटेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड करते हुए सामान किसको बेच दिया? कस्टमर को। तो कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिला उसमें क्या क्या है? उसमें मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट है, उसमें गवर्नमेंट का टैक्स है, उसमें मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट है, उसमें होलसेलर का भी प्रॉफिट है, उसमें रिटेलर का प्रॉफिट है। इसलिए मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान पहुंचते पहुंचते हो सकता है 100 रुपए का सामान उसके पास कितने रुपए का हो जाए? 150 यानी 150 रुपए का। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली पब्लिक से टैक्स नहीं लिया, गवर्नमेंट ने किससे टैक्स मांगा? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर ने अपना टैक्स किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया? होलसेलर। होलसेलर जब सामान लेने आया तो मैन्युफैक्चरर ने कहा देखो भाई 110 रुपए का 100 रुपए का सामान है, लेकिन इस पे 10 रुपए का गवर्नमेंट का टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है हम आपको गवर्नमेंट का टैक्स देंगे। तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को टैक्स दिया और मैन्युफैक्चरर ने वो टैक्स उठाकर किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। तो अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर के ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जितना टैक्स उसको गवर्नमेंट को देना था उतना टैक्स उसने होलसेलर से ले लिया। ओके सर। अब होलसेलर को जब सामान बेचने की बारी आई रिटेलर को, तो होलसेलर ने रिटेलर से कहा कि भाई देखो सामान की कीमत 110 रुपए है, साथ में मेरा प्रॉफिट है, इसमें गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो भी आपको देना पड़ेगा। रिटेलर ने कहा ठीक है सर हम आपको पे कर देंगे। तो होलसेलर ने अपना टैक्स का पैसा किससे ले लिया? रिटेलर से। जब रिटेलर ने कस्टमर को सामान बेचा तो कस्टमर से कहा कि सर ये इतने का प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के साथ इतना इसमें टैक्स है, अगर आपको प्रोडक्ट कंज्यूम करना है तो सर आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो कस्टमर ने कहा ठीक है सर हम पे करेंगे। तो अल्टीमेट टैक्स का पैसा किसने दिया? कस्टमर ने। कस्टमर ने टैक्स का पैसा प्लस प्रोडक्ट की प्राइस किसको पे कर दी? रिटेलर को। रिटेलर ने किसको पे कर दी? होलसेलर को। होलसेलर ने किसको दी? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने अपना कॉस्ट, अपना प्रॉफिट रखा और टैक्स का पैसा उठाकर किसके अकाउंट में जमा कर दिया? गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो गवर्नमेंट ने अल्टीमेट टैक्स लिया किससे? कस्टमर यानी पब्लिक से, लेकिन इनडायरेक्टली लिया। वो गवर्नमेंट कस्टमर से डायरेक्टली टैक्स नहीं ले रही पब्लिक,
गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है हम तो मैन्युफैक्चरर से मांग रहे हैं। मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को सेल करने जाता है, कहता है भाई हम क्या करें, हमारे हाथ तो मजबूरी में है, फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो अपनी प्राइस और प्रॉफिट तक ही चाहता था, लेकिन अब गवर्नमेंट मेरे ऊपर टैक्स लगा रही है। अब अगर टैक्स का पैसा मैं अपनी जेब से दूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। जिसको यूज करना है वो टैक्स का पैसा पे करे, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स की बात समझ आई होगी। और वैसे भी टैक्स आप मेरे साथ आगे पढ़ने वाले हैं। आपके यहाँ पर जीएसटी का कंसेप्ट है क्लास 11th में बेसिक में, और साथ में बीकॉम 3rd ईयर में पूरा इनकम टैक्स में पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको टैक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर। तो इनडायरेक्ट टैक्स में पहले क्या क्या होता था सर? पहले हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स की भरमार लगी थी। वैट लगता था, सीएसटी लगता था, एक्साइज लगता था, कस्टम लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, साथ में इंटरटेनमेंट टैक्स और बहुत सारे लंबे टैक्स की लिस्ट थी। वैट कब लगता था? जब सेम स्टेट में सेल करोगे तो वैट लगेगा। सीएसटी कब लगता था? जब अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में सेल करने जाओगे तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते थे। एक्साइज कब लगता था? जब आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करोगे, पहली बार आप प्रोडक्ट बनाओगे, आपको गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स पे करना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था। कस्टम कहते हैं, कस्टम जब आप प्रोडक्ट को बनाओगे नहीं, फॉरेन से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे, वहां पर आपको कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती थी। सर्विस टैक्स कहते हैं सर, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिजनेस के दो टाइप्स होते हैं, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करोगे या तो आप सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करोगे, यानी आप सर्विस देते हो या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। तो सर्विस जब आप प्रोवाइड करते हैं अपने पब्लिक को, अपने कस्टमर को, तो वहां पर आपको गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स देना होता था। जैसे आप कोचिंग में जाएंगे, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, वो आपसे कहेंगे सर ये मेरी फीस है और ये 10% का सर्विस टैक्स है, 18% का सर्विस टैक्स है, ये आपको पे करना पड़ेगा। साथ में इंटरटेनमेंट टैक्स होता था। आप लोग सुनते होंगे कि ये इस मूवी को, दंगल मूवी को मोदी जी ने, योगी जी ने, या फला स्टेट ने, या फला सीएम ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। तो जो इंटरटेनमेंट टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के हैंड में होता है। इसकी डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा, तो इसके पीछे की बड़ी अच्छी कहानी भी है कि स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई क्या है। इसका पैसा, टैक्स का भी पैसा, कौन सा पैसा स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी, कौन सा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, कैसे उनके इंटर आपस में सेटलमेंट होंगे, ये सारी बात जीएसटी में आप सीखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। टैक्स हम सभी की लाइफ में जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है। यानी हम जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, इनकम कमाएंगे, तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये हमारे कॉमर्स का बड़ा अच्छा सब्जेक्ट भी है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो टैक्स को खूब अच्छे से पढ़ें, खूब अच्छे से सीखें और अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट भी करें आप लोग। ठीक है सर। तो वैट, सीएसटी, एक्साइज, कस्टम, सर्विस, इंटरटेनमेंट, ये सारे टैक्स इनडायरेक्ट में होते थे, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ने इसको अपडेट किया। मैं भी बहुत अपडेट में नहीं, आपको डेट वोट में नहीं जाऊंगा। तो आज की डेट में जीएसटी आ गया है। इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर क्या ला दिया गया? जीएसटी। तो जीएसटी हमारा कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो सर जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन इसमें कस्टम अभी रिमूव नहीं हुआ है। कस्टम प्लस जीएसटी प्लस कस्टम आज की डेट में हमारे यहाँ पे चल रही हैं चीज़ें, तो हमें कस्टम ड्यूटी भी पढ़नी पड़ेगी, साथ में हमें जीएसटी भी पढ़ना पड़ेगा। तो जीएसटी प्लस कस्टम आज की डेट में इनडायरेक्ट टैक्स हैं। जीएसटी के आने से फायदा क्या हुआ? वन नेशन वन टैक्स, यानी जो आपके ऊपर वैट, सीएसटी, एक्साइज, सर्विस लगता था, सब खत्म करके केवल एक टैक्स लगने लगा, जीएसटी, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, पढ़ेंगे भी। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं? आपने मेरे साथ पिछले स्लाइड में देखा कि गवर्नमेंट पब्लिक से डायरेक्टली टैक्स नहीं लेती है, लेकिन एक्चुअली में टैक्स का बर्डन पब्लिक यानी कस्टमर के ऊपर पड़ता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट डायरेक्टली पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाती है, और गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी इनकम एक साल में 2,50,000 से एबव है, ऊपर है, एक्सीड करती है अगर आपकी इनकम, तो हालांकि बहुत सारे डिडक्शन भी है 80C to 80U में, उन डिडक्शंस का भी बेनिफिट मिलता है। चार्टर अकाउंटेंट सीए जब आपके ITR फाइल करते हैं तो आपको इन सारे डिडक्शंस की छूट आपको बताते भी हैं कि सर आप किस छूट के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन सी छूट आपको मिल सकती है। उन छूट को लेते हुए आपकी जो इनकम बचेगी, जो अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 के ऊपर आएगी, तो आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। और अगर आपकी इनकम 2,50,000 से कम हो जाती है तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, यानी आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये सारी बातें आप मेरे साथ जीएसटी में भी सीखेंगे और इनकम टैक्स बीकॉम 3rd ईयर के लेक्चर में आप सीखेंगे। और टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है,
प्रैक्टिकल क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। साथ में यूजीसी नेट हो, सीए सीएमए हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, हर जगह टैक्स पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एमसीक्यू में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पूछ लिया जाता है, किसमें से कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। और जो लोग अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लासेस देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि जीएसटी थोड़ा पढ़कर जाइए कि जीएसटी किस संशोधन में आया, जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन की डेट क्या है, सबसे पहली कंट्री कौन सी थी जहां से जीएसटी लिया गया, सेकेंड कौन सा पहला इंडिया का स्टेट है जिसने सबसे पहले जीएसटी अप्लाई किया, जीएसटी में अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, जीएसटी का मेन मेंबर कौन होता है, यानी फिनांस जो आपका मिनिस्टर होता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर जो होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का जीएसटी से क्या लेना देना है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग क्या होती है, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, यूजीएसटी क्या है, जीएसटी का सेटलमेंट कैसे होता है, ये सारी बातें आप थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा। वैसे मैं अपनी क्लास में अगली लेक्चर में जीएसटी पे कंप्लीट क्लासेज में इस टॉपिक पे देने वाला हूं, जहां पर जीएसटी को लेकर जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है वो 100% क्लियर हो जाएगा गारंटी के साथ। ओके सर, चलिए चलते हैं। हम आपको जो बात बता रहे थे वापस चलते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे यूजर के बारे में। तो यूजर में हम हैं एक्सटर्नल यूजर में गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी। अब आपको समझ आएगा कि गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटी को हमसे क्या लेना देना है। गवर्नमेंट कहती है कि सर आप बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छी बात। सर आपने मार्केट में बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, सर और अच्छी बात। सर आप इनकम कमाना चाहते हैं, आपने कहा हाँ जी सर। गवर्नमेंट कहती है और अच्छी बात। सर अगर आप इनकम कमाइएगा ना सर तो उस इनकम पर हमारा टैक्स जरूर हमको दे दीजिएगा। गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ से इनकम ला रहे हैं, कैसी इनकम ला रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई फ्रॉड की इनकम है, निगेटिव इनकम है, अगर आपने कहीं से कोई निगेटिव गलत काम करके भी इनकम कमाई है, गवर्नमेंट कहती है सर बहुत अच्छी बात, आप मुझे उस इनकम पर टैक्स दे दीजिए। उसके बाद फिर गवर्नमेंट डायल 100 पे कॉल करके यूपी में आपको कह देती कि सर थोड़ा इनका सेटलमेंट देख लीजिए, इनकी कोई नेगेटिव इनकम है। यानी गवर्नमेंट को इनकम हुई इंडिया में तो उसको चाहिए टैक्स। तो गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटी का कनेक्शन क्या है? सर आप बिजनेस एंटिटी हैं और आप बिजनेस हैं तो बिजनेस को चलाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, तो प्रॉफिट पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इसलिए उसे आपके प्रॉफिट से, आपके फाइनेंशियल रिजल्ट से बहुत सारा लेना देना है, उसका कनेक्शन होता है। तो गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी हमारे लिए कैसी पार्टी होगी? आउटसाइडर पार्टी होगी। सर रिसर्चर, रिसर्चर का मतलब जो लोग बिजनेस पे रिसर्च कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस पे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे रिसर्च स्कॉलर भी होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करते हैं अपने पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे, तो उन्हें भी आपका डेटा, आपका फाइनेंशियल रिजल्ट चाहिए होगा, क्योंकि आपके फाइनेंशियल रिजल्ट के बेस पर वो अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आउटपुट निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं और फिर थीसिस लिखते हैं, और थीसिस के बेस पे फिर एक नई थ्योरी जनरेट होती है कि बिजनेस में ऐसा करने से ऐसा होता है और ऐसा नहीं करने से ऐसा नहीं होता है। यानी एक थ्योरी के जनरेशन में, किसी एक थ्योरी को जनरेट करने में जो थीसिस लिखी जाती है उसमें रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है। तो रिसर्चर भी आउटसाइडर पार्टी होता है, एक्सटर्नल पार्टी होता है, जो आपके बिजनेस के डेटा को यूज करता है। ओके सर। कंज्यूमर, कंज्यूमर का सर क्या काम है? अरे सर कंज्यूमर का ही तो पूरा काम है, प्रोडक्ट बनाया हमने, सेल किया, टैक्स गवर्नमेंट इससे ले रही, तो कंज्यूमर वो पार्टी है जो आपके प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूम करती है। तो कंज्यूमर कनेक्टेड होती है बिजनेस के साथ, वो जानना चाहती है कि मैं जिस बिजनेस का प्रोडक्ट यूज करती हूँ या मैं यूज करता हूँ वो बिजनेस कैसा है। वो जैसे आज की डेट में आप देखते हैं हिंदुस्तान में एक नई क्रांति आई है स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने का, जिसमें बाबा रामदेव जी छाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्वदेशी प्रोडक्ट के नाम पर कंज्यूमर के माइंड में पहला क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट को देखते, ये चाइना का प्रोडक्ट तो नहीं है, ये आउटसाइडर का प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, यानी कंज्यूमर अपने बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट से अवेयर होना चाहता है। वो चाहता है कि जो प्रॉफिट हो मेरी इंडिया को हो, मेरी कंट्री में प्रॉफिट हो, आउटसाइडर की कंट्री मेरी इंडिया में काम करके प्रॉफिट लेकर बाहर ना जाने पाए। तो इसलिए कंज्यूमर का कनेक्शन आपके बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट से होता है और कंज्यूमर आपके लिए एक्सटर्नल पार्टी होती है। और फिर है पब्लिक। कहते हैं सर पब्लिक वो सोसाइटी है जहां पर आप अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और पब्लिक इन्वेस्टर भी हो सकती है, पब्लिक लेबर भी हो सकती है, पब्लिक कस्टमर भी हो सकती है, पब्लिक आपका ओनर भी हो सकता है, आपका शेयर होल्डर भी हो सकता है। तो पब्लिक का बिजनेस से कनेक्शन होता है, क्योंकि पब्लिक आपके बिजनेस से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से कनेक्टेड होती है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट का बिजनेस से लेना देना होता है। इसका मतलब आपके दो यूजर हुए, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में हम तीन यूजर की बात करते हैं, ओनर,
मैनेजमेंट और एम्प्लॉय एंड वर्कर, जबकि एक्सटर्नल में हमारे पास लेंडर यानी जिसने हमें लोन दिया, क्रेडिटर जिसने हमें क्रेडिट पे सामान सप्लाई किया, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी जिसको हमसे टैक्स लेना है, रिसर्चर जो हमारे डेटा को लेकर रिसर्च करके नई थीसिस लिखने वाला है, कंज्यूमर जो हमारे प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूम करता है, और पब्लिक जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट है। इन सभी को एक्सटर्नल यूजर कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर में क्या डिफरेंस है। तो आप ये पार्ट पढ़ेंगे। इंटरनल यूजर में इंटरेस्ट और रीजन भी आपको बता दिया गया है, ओनर का रिटर्न ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट और लॉस मेड टू एसेट्स, द प्रॉफिलिटी, ये सारी बातें आप डिटेल में पढ़ेंगे भी, आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। इस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा हम काम नहीं करने वाले हैं। चलिए सर, बेसिक टर्म एक नया चैप्टर है आपकी बुक में, जब आप देखेंगे तो कुछ बेसिक टर्म की बातें हम लोग करते हैं कि कॉमर्स के लिए कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए जो कॉमर्स के हर टॉपिक में आपको रिपीटेड मिलेंगी। इन बेसिक टर्म का क्या रोल है और क्या क्या चीज़ें हैं, आइए आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में शुरू करते हैं। बेसिक टर्म का मतलब ये होता है कि सर किसी भी चीज़ की एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, वैसे ही कॉमर्स की और बिजनेस की भी अपने कुछ टर्म हैं। तो वो टर्म्स हम लोग सीखते हैं ताकि हमें बेसिक चीज़ें या पूरे कॉमर्स को सीखने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने आपको जब कल की क्लास पढ़ाई, कल के लेक्चर में हमने ये बात आपको बताया कि एक बिजनेस जो होता है ना, उसको सोचने मात्र से प्रॉफिट नहीं हो जाता। उस बिजनेस को में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो थिंकिंग आना, आइडियाज आना बहुत अच्छी बात है। वो पर्सन जिसके माइंड में पहला आइडिया आता है वो प्रमोटर कहलाता है। लेकिन आइडियाज आने से प्रॉफिट नहीं आएंगे, आपको इंप्लीमेंट भी करेंगे, वो आइडियाज इंप्लीमेंट करने भी पड़ेंगे। कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा सर? उसके लिए हमें प्रॉपर्टी चाहिए होगी, उसके लिए हमें मैन पावर चाहिए होगा, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए होगी, उसके लिए हमें रिस्क उठाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ लीगल प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। इन सब के बाद जब हम अपने बिजनेस को कंफर्टेबल तरीके से ऑपरेट करेंगे, तब जाकर हमें बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो तो हमें पता नहीं होता है, वो हमें अराइज होगा। तो आपको ये बेसिक टर्म्स पढ़ने को मिलेंगे कि बिजनेस में कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी, उनका मतलब क्या है। जैसे पहला टर्म आपको मिला एसेट्स। एसेट्स के बारे में आप सभी जानते हैं। एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हो, वो आपके लिए एसेट्स कहलाता है। एसेट्स में इसमें लिखा है, एसेट्स आर द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिजनेस ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो ओनरशिप का राइट होता है उसी को हम एसेट्स कहते हैं। ओके सर, ये टेंजिबल हो सकता है, टेंजिबल, और नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं टेंजिबल, ये इनटेंजिबल दोनों हो सकते हैं। जैसे एक बिजनेस की एसेट्स होती है गुडविल, तो गुडविल आपकी इनटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन है तो एसेट्स ही, क्योंकि वो आपके बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में रोल प्ले करती है। और एक आपकी फिजिकल है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ये आपकी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो एसेट्स क्या है सर? एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, और इसमें लिखा है एसेट्स आर द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिजनेस ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ओनरशिप का राइट जो बिजनेस का है उसी को हम एसेट्स कहते हैं। ओके सर, फिर इसमें हमने बताया कि एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स भी हो सकती हैं और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स का मतलब डियर वो एसेट्स होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। टच एंड सीन, दैट मीन्स द टेंजिबल। कांट बी टच एंड सीन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल। तो टेंजिबल में लैंड आ जाएगा, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सभी आपके लिए टेंजिबल एसेट्स कहलाएंगे। इनटेंजिबल में क्या आएगा? गुडविल आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, और आपके पेटेंट आ जाएंगे, और आपके ट्रेडमार्क्स आ जाएंगे, ये सारे आपके इनटेंजिबल एसेट्स हो जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन इनका पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। सर अगर आप एग्जिस्टेंस के बेस पर डिवीजन करोगे तो एक आपको मिलने वाला है कौन सा? एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स मिलने वाला है, और एक आपको क्या मिलने वाला है? इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स कहलाता है। जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। ओके सर, दूसरी बात, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गेविटी, कहते हैं इसके बेस पे अगर डिवीजन करें तो कौन कौन से एसेट्स हैं सर? एक हमें मिलेगा फिक्स एसेट्स, एक हमें मिलेगा करंट। फिक्स एसेट्स को ही नॉन करंट एसेट्स कहा जाता है। ये क्या होता है? जिन एसेट्स को विद इन 12 मंथ
विद इन 12 मंथ हम कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नॉन करंट एसेट्स हैं। जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे लिए कैसी एसेट्स कहलाती हैं सर? करंट एसेट्स कहलाती हैं। तो करंट एसेट्स में कैश मिल जाएगा, डेटर मिल जाएगा, स्टॉक मिल जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको करंट एसेट्स में मिल जाएंगी। फिक्स एसेट्स क्या है? जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते विद इन 12 मंथ, वो हमारे लिए फिक्स एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं। जिनको इजीली विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है वो हमारे लिए करंट एसेट्स कहलाती हैं। टेंजिबल, जिनको हम टच और सीन देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे लिए टेंजिबल। जैसे मैंने कहा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी हमारे लिए टेंजिबल है। इनटेंजिबल, जिनको टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, जैसे मैंने कहा गुडविल, मैंने कहा कॉपीराइट, इनको टच नहीं कर सकते। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन एंड नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। तो नेम एंड फेम को महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, लेकिन उसको टच नहीं किया जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता है। तो ये आपके लिए कैसी एसेट्स बन जाएगी? इनटैंजिबल एसेट्स बन जाएगी। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज का मतलब है दोज अमाउंट विच द बिजनेस इज लायबल टू पे कॉल लायबिलिटी। द अमाउंट विच इज बिजनेस लायबल टू पे। मैंने आपको बताया कि बिजनेस इस्टेब्लिश होने के बाद बिजनेस जिन पार्टी को पेमेंट करने के लिए लायबल है, लायबिलिटी का मतलब होता है एक्चुअली में जिम्मेदारी, यानी जो पैसा हमें किसी को देना है वही हमारे लिए लायबिलिटी कहलाती है। मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक को लोन का पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा, वो मेरे लिए लायबिलिटी कहलाएगी। तो लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? दोज अमाउंट विच द बिजनेस इज लायबल टू पे। बिजनेस इज लायबल टू पे, जिस अमाउंट को बिजनेस लायबल है पे करने के लिए, उसका पैसा आज नहीं तो कल बिजनेस को पे करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। या किसी भी पर्सन के द्वारा, कोई भी पर्सन है अगर उसको कोई पेमेंट किसी पार्टी को, आउटसाइडर को पे करनी है, पे करने के लिए वो लायबल है, तो वो लोन, वो पेमेंट उसके लिए लायबिलिटी कहलाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लैंडलॉर्ड को, मैं मान लीजिए कोई एक बिजनेस ऑपरेट करता हूं, तो लैंडलॉर्ड को मुझे मंथ के एंड में 1 लाख का रेंट पे करना है। तो जो 1 लाख का रेंट मुझे पे करना है, अभी तक मैंने पे नहीं किया है, वो मेरे लिए लायबिलिटी कहलाएगी। अगर मैंने विद इन टाइम पेमेंट कर दिया तो मेरे लिए एक्सपेंसेस बन जाएगा, लेकिन मुझे पे करना था, अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, आज नहीं तो कल हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 1 लाख का वो पेमेंट जो मुझे लैंडलॉर्ड को देना है वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। ओके सर, तो ये आपकी बात होगी लायबिलिटी की। लिखा है फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, कहते हैं क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर का मतलब सप्लायर, जिससे हमने क्रेडिट में सामान खरीदा है। तो क्रेडिट में सामान खरीदा है तो पैसा तो आज नहीं तो कल वापस देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर, कैपिटल भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? सर ओनर। तो ओनर का बिजनेस जरूर है, लेकिन बिजनेस की स्टैब्लिशमेंट हो जाने के बाद बिजनेस और उसका ओनर दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अभी आप मेरे साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल आज की ही क्लास में देखने वाले हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि किसी, उसमें एक आपका कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है कि जब कोई पर्सन किसी बिजनेस को मार्केट में इस्टेब्लिश करता है, वो पर्सन और उसका बिजनेस दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे कॉमर्स को पढ़ना है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। अगर ओनर यानी बिजनेसमैन के बच्चे की फीस जाएगी तो बिजनेस की बुक्स में नहीं लिखा जाएगा। अगर बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब बिजनेस की डेथ नहीं हुई। अगर बिजनेसमैन को फीवर होता है तो इसका मतलब बिजनेस को फीवर नहीं हो रहा है। बिजनेसमैन आपका एक नेचुरल पर्सन है जिसको सिग्नेचर करने का राइट है, सिग्नेचर जो कर सकता है, जबकि बिजनेस आपका एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं इन द टर्म ऑफ कॉमर्स। ये चीज आपको बेसिक तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अभी डिटेल में अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे भी। ठीक है सर, तो हमने आपसे कहा कि कैपिटल किसने लगाया? ओनर ने लगाया। किस में लगाया? बिजनेस में लगाया। तो बिजनेस कहता है कि सर मैं और आपका कैपिटल, ये दोनों चीजें डिफर हैं। तो बिजनेस ओनर से कहता है कि सर ये कैपिटल मेरे लिए लायबिलिटी है कि मैं ये कैपिटल के बदले में आपको प्रॉफिट कमा के दूं, और जिस दिन आपका बिजनेस बंद हो जाए ये कैपिटल मैं आपको वापस करूं। तो कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ओके सर,
बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब आप अपने बैंक में अपने डिपॉजिट से ज्यादा पैसा आप निकालते हो तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहता है। ये आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, आपके अच्छे रिलेशन पे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंदिरा नगर ब्रांच में, मान लीजिए मुल्कीपुलिया ब्रांच पे मेरा एक स्टूडेंट है, वो बैंक मैनेजर के तौर पे जॉब कर रहा है, ठीक है सर। तो मैं एक दिन बैंक में गया और उसने जैसे ही मुझे देखा, उसने तुरंत मुझे गुड मॉर्निंग किया और मेरे पास आया, मुझसे बोला कि सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैंने कहा हेल्प आपको ये करना है यार कि इसी बैंक में मेरा अकाउंट है, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे केवल हैं 5 लाख, मुझे आज चाहिए 5,50,000। उसने कहा सर कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं आपका स्टूडेंट हूं, आप 5,50,000 का अमाउंट ले जाएं, लेकिन सर बस आप इस बात का ध्यान रखें, जो 50,000 आप एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे और उस बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे पर सर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूं, बस मेरा काम नहीं रुके, मेरा प्रोजेक्ट ना रुकने पाए और मैं जल्द से जल्द वो पैसा आपको वापस कर दूंगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब जो आप अपनी डिपॉजिट से ज्यादा पैसा अपनी बैंक से आप निकाल लेते हो, उसी को बैंक ओडी कहते हैं। और बैंक ओडी का पैसा आज नहीं तो कल आपको वापस करना ही पड़ेगा, वो भी आपके लिए क्या कहलाएगी सर? लायबिलिटी कहलाएगी। ओके सर, तो हमें ये पॉइंट क्लियर हुआ कि लायबिलिटी में और कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं। तो लायबिलिटी में मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि लायबिलिटी का मतलब वो अमाउंट जो बिजनेस पे करने के लिए लायबल है, आज नहीं तो कल बिजनेस को वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, वही बिजनेस की लायबिलिटी कहलाती है। एग्जाम्पल में उन्होंने आपको बताया क्रेडिटर है, कैपिटल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बहुत सारी लायबिलिटी हैं। आप धीरे धीरे लायबिलिटी के नाम भी सीखते चलेंगे, लर्न करते चलेंगे जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ते चलेंगे। फिर कहते हैं सर लायबिलिटी का भी क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसा कि क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किसका किया था? हम लोगों ने इसके पहले क्लासिफिकेशन किया था सर एसेट्स का, वैसे लायबिलिटी का भी क्लासिफिकेशन होगा। क्या क्या क्लासिफिकेशन हो रहा है? कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम। अगर क्लेम के बेस पर डिवाइड करें तो एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जैसे कैपिटल, जो बिजनेस ओनर की कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी कहता है, कहता है ये तो मेरा ओनर है, ये तो मेरा इंटरनल बंदा है, इसकी लायबिलिटी मेरे लिए इंटरनल है। लेकिन क्रेडिटर, जो बाहर का बंदा मुझे क्रेडिट में सामान सेल कर रहा है, वो मेरे लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है। यानी अगर मैंने अपने घर में अपने फैमिली मेंबर से पैसा लिया तो मेरे लिए इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन मैंने अपने रिलेटिव, अपने दोस्त या अपने किसी बाहरी बंदे से पैसा मैंने लिया, मेरे लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। तो बाउंड्री ऑफ बिजनेस के बाहर जब हम लोन लेने जाएंगे तो एक्सटर्नल हो जाएगा, और बिजनेस की बाउंड्री के अंदर हम लोन ले रहे हैं या कैपिटल हायर कर रहे हैं या ओनर से पैसा ले रहे हैं तो हमारे लिए कैसी लायबिलिटी बन जाएगी सर? इंटरनल लायबिलिटी बन जाएगी। ये इंटरनल और एक्सटर्नल, यहाँ पे क्या है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वही करंट और नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स था, वैसे करंट लायबिलिटी और नॉन करंट। जिन लायबिलिटीज का पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ के अंदर करना है वो आपके लिए करंट लायबिलिटी कहलाती हैं, और जिनका पेमेंट आपको 12 मंथ के बाद करना है वो आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती हैं। तो करंट लायबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं और शॉर्ट टर्म के साथ साथ इनको हम करंट लायबिलिटी भी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म को हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। यानी जिन लायबिलिटीज का पेमेंट 12 मंथ के अबव होता है उनको हम नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। सर इसमें एक है आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब डियर वो लायबिलिटी होती है जो लायबिलिटी एक्चुअल में कंफर्म ना हो। यानी मैंने अपना एक सामान किसी कस्टमर को सेल किया, अब कस्टमर उस सामान से सेटिस्फाई नहीं हो पाया, उसमें जितनी बातें लिखी गई थी वो सारी बातें कस्टमर के अगेंस्ट चली गई, वो अप्लाई नहीं हुई। कोई मेडिसिन था या कोई भी था, उसको रिएक्ट हो गई वो मेडिसिन, उसने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा कोर्ट में चला गया, अब मुझे पता नहीं कि वो मुकदमा मैं जीतने वाला हूं कि मैं हारने वाला हूं, ये बात तो मुझे कंफर्म नहीं है। तो इसका मतलब जो लायबिलिटी कंफर्म नहीं है, अगर वो मुकदमा मैं जीत जाता हूं तो पैसा मुझे मिलेगा, अगर मैं मुकदमा हार जाता हूं तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो लायबिलिटी पहले से कंफर्म ना हो, जो फिक्स ना हो कि पेमेंट करना ही करना है या पेमेंट नहीं करना है, यानी जो बीच में हो, पेमेंट करना पड़ भी सकता है और पेमेंट नहीं भी करना पड़ सकता है, वो आपके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी कहलाती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी भी आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिकॉर्ड नहीं होती है, इसको हम बैलेंस शीट के फुटनोट में लिखते हैं, क्योंकि ये
बैलेंस शीट, ये आपकी लायबिलिटी कंफर्म लायबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको बैलेंस शीट के बाहर रखा जाता है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइवा में बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में आपको बात पता चल गई होगी कि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। मैंने आपको बता भी दिया, पोजीशन और प्लेसमेंट भी बताया कि जब भी आपको ये मिलेगा कंटीजेंट लायबिलिटी, ये लायबिलिटी आपको बैलेंस शीट के फुटनोट में मिलेगा, क्योंकि ये कंफर्म लायबिलिटी नहीं होती है। ओके सर, अगला पॉइंट है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल में क्या क्या है हमारे पास सर? कैपिटल का मतलब क्या है, पहले कुछ बता दीजिए सर। तो कैपिटल का मतलब तो सर हम लोग पढ़ते हैं, कैपिटल मींस अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। लिखा है द अमाउंट इन्वेस्टेड आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स, कैश या एसेट्स के फॉर्म में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल का मतलब वो पैसा जिस पैसे को, पैसा या एसेट्स जिसको ओनर ने, प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल हमारे बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। प्रीवियस लेक्चर में आपने ये बात मेरे साथ देखी कि कैपिटल को लायबिलिटी हम क्यों मानते हैं, क्योंकि ओनर और बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी के अकॉर्डिंग ओनर और बिजनेस दोनों आपस में सेपरेट होते हैं, इसलिए दोनों को हम डिफर मानते हैं, अलग मानते हैं। ओके सर, ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स के बारे में बता देते हैं। ड्राइंग्स का मतलब होता है, ड्राइंग्स मींस अमाउंट विच इज विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर ओनर ने अपने ही बिजनेस से कोई कैश या कोई सामान, कोई गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है, तो बिजनेस में उसी को क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स बोला जाता है। सर उसी को हम ड्राइंग्स कहेंगे, कहां पर? बिजनेस में। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? जब ओनर पर्सनल पर्पस से अपने बिजनेस से कोई सामान या कोई कैश अपने पर्सनल पर्पस से बिजनेस से निकाल कर लेकर जाएगा, तो उसी को हम लोग ड्राइंग्स कहेंगे। ड्राइंग्स कैश के भी फॉर्म में हो सकता है, ड्राइंग्स काइंड के फॉर्म में हो सकता है, ड्राइंग्स एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग ड्राइंग्स तक का ही लेक्चर रखेंगे। कल की क्लास में इसके आगे के पार्ट भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ये नया चैप्टर शुरू हो चुका था, लेकिन कल की क्लास आप जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट बातें समझ आए। जब तक अकाउंटिंग टर्म आपके कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो करते रहें। यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप मेरी पेड बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से कॉमर्स एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन, एडमिशन से रिलेटेड फ्री स्टडी मैट, वीडियो लेक्चर्स, डेमो क्लासेस, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।